शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। पहलू खान कत्ल मामले की राजस्थान हुकूमत दोबारा जांच कराएगी। इसके साथ साथ पिछली जांच में हुई मुमकिन कोताहियों की भी जांच होगी कि आया के तफ्तीशकारों ने जानबूझकर तो कोई लापरवाही नहीं की। ख्याल रहे कि पहलू खान हुजूमी तशद्दुद मामले में निचली अदालत ने तमाम मुलजिमीन को बरी कर दिया है। और चलिए मजीद अपडेट के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे साथी अरबाज का। अरबाज, आपसे जानना चाहेंगे, पहलू खान का मामला लगातार सुर्खियों में है, आज क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए, पहलू खान मामले को लेकर के जिस तरीके से जो पूरा बवाल एक पूरे देश भर में मचा है, उसके बाद में आज आपने देखा होगा कि सबसे पहले प्रियंका गांधी ने इस मामले को लेकर के ट्वीट किया। उसके बाद में जो बसपा सुप्रीमो है मायावती ने ट्वीट किया और सवालिया जो निशान है राजस्थान की पुलिस के ऊपर भी लगाए, सरकार की जो मंशा है, इरादे हैं, उसके ऊपर भी लगाए हैं। पहलू खान मामले को लेकर के जब इतना जो पूरा मामला उठ रहा है, तो अभी फिलहाल जो सीएम है राजस्थान के अशोक गहलोत, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है जिसमें एसीएस जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं होम राजीव स्वरूप, उन्हें अपने घर पर बुलाया है। इसके साथ ही साथ राजस्थान के जो डीजीपी हैं भूपेंद्र यादव और जो डीजी इंटेलिजेंस है उमेश मिश्रा, इन तीनों जिम्मेदार जो अफसर हैं उन्हें अपने घर पर बुला करके पहलू खान मामले को लेकर के तफ्तीश की जा रही है। पूरे मामले में जो पुलिस की जांच थी, जो पूरी इन्वेस्टिगेशन थी, उसको लेकर के एक सरकार ने फैसला लिया है कि उस इन्वेस्टिगेशन के तरीके के ऊपर एक जांच की जाएगी कि इन्होंने जो जांच की थी उसमें कहां कहां कोताहियां रही है। अगर कोताहियां रही है तो क्या वो कोताहियां जानबूझ करके रही है, क्योंकि अदालत ने जो तमाम 6 मुलजिमों को बरी किया है पूरे तरीके से, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन्होंने जो वायरल वीडियो था उसकी एफएसएल जांच नहीं कराई थी। ये पूरी तरह से नाकाम रहे थे अदालत के अंदर गवाहों को पेश करने में। ऐसे में अदालत के ऊपर सवालिया निशान कोई नहीं उठा रहा, क्योंकि अदालत का फैसला तमाम लोगों ने पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया। लेकिन पुलिस ने इस पूरे केस को जितना कमजोर बनाया, उससे जो मॉब लिंचिंग हुई पहलू खान की, उसके ऊपर एक बड़ा पूरे हिंदुस्तान में इंसाफ को लेकर के सवाल उठ रहा है कि अगर ऐसे ही मॉब लिंचिंग होती रही और जो गुनाहगार हैं ऐसे ही बचते रहे तो फिर इंसाफ कहां से होगा। पूरे मुल्क के अंदर जो मॉब लिंचिंग को लेकर के जो सवालात उठाए जा रहे हैं, उसके जो जवाब में राजस्थान की सरकार ने एक मॉब लिंचिंग कानून भी दिया था, लेकिन वो कानून अभी तक अमल में नहीं आया है। वो अमल में कब तक आएगा और इस जो इन्वेस्टिगेशन को लेकर के आगे क्या सख्त जो है डायरेक्शन जारी करती है राजस्थान की सरकार, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अशोक गहलोत ने पूरे मामले में जितनी भी सेंसिटिविटी थी वो दिखाने के लिए अभी फिलहाल जो एसीएस होम है राजीव स्वरूप, उन्हें अपने घर पे बुलाया है। तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है कि कैसे पहलू खान वाले मामले को लेकर के राजस्थान की सरकार और पुलिस रिएक्ट कर सकती है, क्योंकि जांच अगर होगी तो उन तमाम जो पॉइंट्स है जिनके ऊपर जो तमाम 6 मुलजिमीन को बरी किया गया है, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि कहां कहां कोताही बरती गई है, और वो कोताही अगर जानबूझ के बरती गई है तो उसमें राजस्थान की सरकार क्या एक्शन लेती है, ये भी देखना होगा। जी अरबाज, एक बात जो यहाँ काबिले गौर है वो ये है कि इस वाक़े के बाद कई और हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात लगातार देखने में आए थे और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो इस पर जो केंद्र सरकार है उसको घेरती भी रही थी। पीएम को भी निशाना लगातार बनाया जाता रहा था कि वो कुछ कहते नहीं। लेकिन अब जब पहलू खान वाली बात सामने आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं वहां की जो सरकार है वो खुद कटघरे में आ गई है, तो कांग्रेस के लिए मुश्किल की घड़ी। देखिए, कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि राजस्थान में दिसंबर में जब चुनाव हुए थे उससे पहले कमोवेश हर एक चुनावी सभा के अंदर खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके तमाम राजस्थान के सियासी लोग मॉब लिंचिंग को लेकर के निशाना साधा करते थे। पहलू खान की बात किया करते थे, रकबर की बात किया करते थे, उमर की बात किया करते थे और कहते थे कि देश में जिस तरह का माहौल है नफरत का, दहशत का, और जो एक दूसरे के खिलाफ आम लोग हैं वो नफरत बरत रहे हैं और जो भीड़ इंसाफ कर रही है वो गलत है। फिलहाल ये हुकूमत में आ गए हैं और एक स्टेटमेंट हमेशा दिया करते थे कांग्रेसी नेता कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होता, हम जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है। जो उन्होंने कहा वो करके नहीं दिखाया। हालांकि राजस्थान के अंदर जब से ये
सरकार हुकूमत में आई है, इन्होंने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए कानून अमल में लाया है, विधानसभा के अंदर उसे पेश किया भी है, मरकजी हुकूमत के पास गया है कानून, उसके बाद में रिव्यू होकर के वापस आएगा और अमल में आएगा। लेकिन जब तक अमल में नहीं आता है तब तक ये जरूरी है कि ऐसे तमाम मजलूमों को इंसाफ मिले जो भीड़ का शिकार हुए हैं। पहलू खां का मामला हो, चाहे रकबर का हो, चाहे उमर का हो, ये राजस्थान में ज्यादा हुआ। राजस्थान को लिंचिस्तान कहा जाने लगा था। उसके बाद में जब आप हुकूमत में आ गए हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका फर्ज बनता है कि आप ऐसे मामलों के ऊपर मजबूती से नकेल कसें, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल पेश करेंगे पूरे मुल्क के अंदर, तब ऐसे मामलों पर रोक होगी, लोगों को दहशत होगी, डर होगा कि कानून उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है। लेकिन पुलिस का नजरिया सवालों के घेरे में है, पुलिस की जांच सवालों के घेरे में। खुद सरकार राजस्थान में अब जब अदालत ने उन तमाम 6 जो मुलजिम थे उन्हें बरी कर दिया है, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को री इन्वेस्टिगेट करा रही है। तो आप देखिए कि ऐसे तमाम चीजें आगे जाती हैं और क्या इसमें नतीजे निकल करके आते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन जो सरकार है राजस्थान की, कांग्रेस की हुकूमत है, उसके ऊपर बड़ा सवाल है कि आपने जब इतने सवाल जो है मॉब लिंचिंग पर उठाए थे, उन सवालों के जवाब में आपने एक्शन क्या लिया और आपके सामने आपकी हुकूमत में आपकी मौजूदगी में नतीजे क्या आ रहे हैं वो सबके सामने हैं। जी अरबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए, हमारे नाजरीन तक तमाम तर तफसीली जो मालूमात थी वो पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, लगातार पहलू खान वाले मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है और कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया ने भी पहलू खान केस पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि तमाम मुलजिमीन को बरी किया जाना हैरान कुन है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया हमारे साथ है बात करने के लिए। पुनिया जी, जिस तरह से पहलू खान के सभी आरोपियों को निचली अदालत से रिहाई मिल गई, जो आरोप था वो सिद्ध नहीं हो पाया और उनको रिहा कर दिया गया, प्रियंका गांधी से लेकर आपने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है, क्या माना जाए, क्या पहलू खान को इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को इंतजार था कि पहलू खान के मामले में क्या न्यायालय का फैसला आता है, और फैसला आने के बाद लोग बाग स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित रहे कि ये कौन सा न्याय है। सभी आरोपी को बरी कर दिया गया, सबूत ही नहीं दिखाई दिया। जब घटना हुई थी तो पूरी दुनिया ने देखा है कि पहलू खां को किस तरह से ड्रैग करके ले जाया जा रहा है और उनको लिंचिंग हो रही है, उनकी हत्या की गई, 2 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। और जो न्यायिक व्यवस्था है उसको ये नहीं दिखाई दिया। दुनिया ने देखा है, जो कर रहे थे वो पहचाने भी जा रहे हैं, चेहरे पहचाने जा रहे हैं, लेकिन न्यायिक व्यवस्था जो कानून की व्यवस्था है वो नहीं देख पाए इस बात को। तो ये दुर्भाग्य है। कानून पे कानून हम बनाते जाएं लेकिन उसका कोई असर ही ना हो और माहौल इस तरह का बना दिया जाए कि इस तरह की घटनाओं को रोकना तो दूर है बल्कि बढ़ावा मिलता है। क्या लगता है आपको, अब क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और जब सरकार बदली थी तो एक उम्मीद ये जताई जा रही थी कि अब पहलू खान के जो आरोपी हैं उनको सज़ा दी जाएगी और राज्य सरकार भी इसमें बढ़ चढ़ कर शामिल होगी, क्या लगता है अब राज्य सरकार का क्या रोल होना चाहिए? देखिए, पहलू खां के मामले में जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पूरी हो गई थी और न्यायालय में मामला पूरा चला गया था एविडेंस के साथ। और जो आश्चर्य है कि जो वीडियो है और एविडेंस है उसको सबूत के रूप में नहीं रखा गया। अब सरकार बदली है, उनकी मंशा ठीक है, नया कानून लेके आ रहे हैं मॉब लिंचिंग के खिलाफ, उससे कुछ लगाम लगेगी। लेकिन जब अन्याय हुआ, अगर न्यायिक व्यवस्था में सबको बरी कर दिया जाए, अपराधियों को बरी कर दिया जाता है, तो फिर सवाल ये है कि फिर पहलू खां को मारा किसने, पहलू खां को न्याय कैसे मिलेगा। हम उम्मीद रखते हैं और मैं सोचता हूँ कि सभी की नज़रें अब राजस्थान सरकार के ऊपर हैं कि वो इस मामले में अपील करें, मजबूत ठोस सबूत जुटाएं और पहलू खां को जो हत्यारे हैं उनको सज़ा दिलाएं और इस मामले में न्याय हो। कैमरा पर्सन रमेश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
और पहलू खान मामले केस में सभी मुलजिमीन को निचली अदालत से बरी किए जाने पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि निचली अदालत का फैसला चौंकाने वाला है। प्रियंका के मुताबिक दरिंदगी की कोई जगह मुल्क में नहीं होनी चाहिए। भीड़ के जरिए कत्ल एक संगीन जुर्म है। प्रियंका ने ट्वीट किया कि राजस्थान हुकूमत के जरिए हुजूमी तशद्दुद की रोकथाम के लिए कानून वज़े किया जाना अच्छी पहल है। उन्होंने उम्मीद भी जाहिर की कि पहलू खान मामले में इंसाफ दिलाकर अच्छी मिसाल कायम की जाएगी। और वहीं पहलू खान मामले पर मायावती ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने राजस्थान हुकूमत की लापरवाही से करार दिया और मायावती ने अपने ट्वीट में कहा कि लापरवाही की वजह से सभी मुलजिमीन बरी हुए हैं। तमाम मुलजिमीन का बरी होना अफसोसनाक है। मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलाने में हुकूमत नाकाम रही है। तो मायावती ने भी पहलू खान मामले पर ट्वीट किया और राजस्थान हुकूमत की लापरवाही कहा। लापरवाही की वजह से सभी मुलजिमीन बरी हुए हैं, ये अफसोसनाक है। उधर अलवर में ही हुजूमी तशद्दुद से मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए जद्दोजहद कर रहा है। हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुए हरीश के वालिद ने खुदकुशी कर ली। अस्पताल के बाहर मकामी अफराद एहतजाज पर हैं। एहतजाजी मॉब लिंचिंग के मुलजिमीन की गिरफ्तारी और हरीश की बेवा रेखा जाटव को सरकारी नौकरी देने की मांग कर रही है। एहतजाजियों को मुंतशिर करने पहुंचे पुलिस से उनकी नोकझोंक भी देखी गई। पुलिस को टाइम दिया घंटे 2 घंटे का, मुलजिम गिरफ्तार हो जाती है और न्याय मिल जाता है इसके परिवार को, तो हम ये धरना यहाँ समाप्त करेंगे। अन्यथा 2 घंटे में हाईवे को जाम करेंगे, हाईवे पर जाएंगे। डेड बॉडी का पोस्टमार्टम जब तक नहीं होगा। विशेष समुदाय के लिए काम कर रहा है, दलितों को प्रताड़ित कर रहा है, दलितों के साथ अन्याय कर रहा है। यहाँ का पुलिस प्रशासन विशेष समुदाय को बुला करके थाने में FIR दर्ज कराता अपने तरीके से उस हरीश जाटव के पिता को दबाव बनाया इन लोगों ने कि वापस फैसला करो, और रुपए लेकर के फैसला करना चाहते थे। मुलजिम गिरफ्तार नहीं की इन लोगों ने। ISP और IG कहे गए, वो मुलजिम खुले घूम रहे हैं आज तक। बहुत अन्याय चाहिए, आदमी चाहिए, पोषण चाहिए मेरी बेटी को। और कितने रुपया, 12 रुपया तो 5 करोड़ रुपया लूंगी। ज्यादा मांगी है तो उनकी, ज्यादा रुपया वाले हैं तो वो। और सरकारी नौकरी चाहिए, वो सरकारी नौकरी चाहिए और 5 करोड़ रुपया चाहिए। तो मेरा आदमी 20-25 हजार रुपया कमा करो, मेरी बेटी को कैसे करूंगी मैं? 4 बेटी हैं। वादिया कश्मीर में आज 12वें दिन भी बंदिशें हैं, लेकिन मजमूई सूरत हाल पुरअमन है। किसी भी इलाके से किसी तरह के नाखुशगवार वाक़े की कोई खबर नहीं है। इलाके में मोबाइल इंटरनेट खदमात बहाल नहीं हुई है। मुतादिद सियासी लीडर नज़रबंद हैं। बंदिशों की वजह से आवाम को परेशानियों का सामना है। हालांकि ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि पीर से वादी में स्कूल खुल सकते हैं। दूसरी तरफ गवर्नर सत्यपाल मलिक ने सरकारी दफातर को भी हस्ब मामूल काम शुरू करने की हिदायत दी है। सत्यपाल मलिक ने सेक्रेटरीट श्रीनगर को आज से काम शुरू करने की हिदायत दी है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव जम्मू के दौरे पर हैं। आज वो अवामी नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। दफ़ा 370 की मनसूखी के ताल्लुक से बात करेंगे। वो दफ़ा 370 की मनसूखी से होने वाले फ़वाइद भी बताएंगे। राम माधव गुज्जर बकरवाल फ़िरक़े के लोगों से भी मुलाकात करने वाले हैं। PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के नाम एक ख़त लिखा है। उन्होंने दफ़ा 370 हटाने के बाद कश्मीर में पैदाशुदा हालात, बंदिशों और सियासी लीडरों की हिरासत और गिरफ्तारी पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। इल्तिजा मुफ्ती ने लिखा है कि वो ये समझने से कासिर हैं कि उन्हें क्यों घर में नज़रबंद रखा गया है। इल्तिजा ने लिखा है कि उनकी वालिदा महबूबा मुफ्ती कई दीगर सियासी लीडरों के साथ ज़ेर हिरासत है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि वो अपनी वालिदा और कश्मीर के लोगों की सलामती को लेकर फिक्रमंद है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि कश्मीरियों के हक में आवाज़ उठाना गुनाह नहीं है।
आज सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाए जाने के खिलाफ अर्जी पर समाअत हुई। कोर्ट की खुसूसी बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में कोई अहकाम जारी नहीं किए बल्कि अर्जी गुजार की सरजनिश की और दोबारा अर्जी दाखिल करने को कहा, जबकि अर्जी गुजार के वकील ने तरमीम शुदा अर्जी दाखिल करने के लिए थोड़ा वक्त मांगा है। वाज़ेह है कि अदालत ने कहा कि सरकार को हालात मामूल पर लाने के लिए मजीद वक्त मिलना चाहिए। वाज़ेह है कि वकील ML शर्मा और कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराधा भसीन ने ये अर्जी दाखिल की थी। कश्मीर टाइम्स की जो श्रीनगर एडिशन है वो अखबार नहीं छप पा रही और मीडिया के ऊपर बहुत इतनी रिस्ट्रिक्शन है कि मीडिया का काम ठप हो गया है कश्मीर वैली में। ना तो रिपोर्टर अपना जाकर खबर ला सकते हैं, ना वहां पर अखबार प्रिंट हो पा रही है कश्मीर टाइम्स की श्रीनगर एडिशन। ये बातें हमने अदालत के सामने अनुराधा भसीन की याचिका के थ्रू रखी है कि जो भी हालात है उसमें मीडिया की फ्रीडम आज तक कभी नहीं रोकी गई। कश्मीर में मुश्किलात पहले भी आए हैं, 88 से लेके 2019 तक ये पहली बार है कि लैंडलाइन और प्रेस का मूवमेंट को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। इसलिए वहाँ पर एक इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट हो गया है, एक कम्युनिकेशन शटडाउन हो गया है। इसलिए हमने ये याचिका मूव करी थी। जब सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना था कि अखबार में आज ही कुछ न्यूज़ आइटम आया है कि लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड को रिस्टोर कर दिया जाएगा शाम तक ही, तो वो स्टेट को शायद हमें थोड़ा सा मौका और देना चाहिए। हमने यही बातें बार बार रखी कि मीडिया की फ्रीडम से वहाँ पर जो हालात हैं वो सुधरेंगे अगर लोगों तक खबर पहुंचेगी, इसलिए इसको रिस्टोर करना जल्द से जल्द ज़रूरी है। कोर्ट का मानना है कि इस बात को थोड़ा सा और समय देकर देखना चाहिए और स्टेट अगर कह रहा है वो जल्द ही रिस्टोर कर रहा है तो उसको देखना चाहिए। आर्टिकल 370 को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिका दाखिल करने वाले वकील ML शर्मा से कहा कि इतने गंभीर मामले पर आप किस तरह की याचिका दाखिल किए हैं। इस याचिका में ना कोई साक्ष्य है और ना ही किसी भी हाईकोर्ट के पुराने आदेश का रेफरेंस है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हम आपकी इस याचिका को खारिज करते हैं तो और जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उन याचिकाओं पर इसका असर पड़ेगा, लिहाजा इस याचिका में पर वो शामिल होना उसमें एक अधूरापन रह गया था। उस अधूरापन को दूर करना उस समय की एक अनफिनिश्ड एजेंडा रही। आज 70 साल बाद उस अनफिनिश्ड एजेंडा को समाप्त करके इस राज्य को संपूर्ण रूप से भारत में विलय करने का एक ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी की सरकार ने लिया था। उसका जश्न भी आज हम सब मना रहे हैं और मेरे लिए ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि हम तो, मैं संघ में भी रहा, संघ का प्रचारक हूं, तो मैं स्वयं मेरे हाथ से संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के लिए 10-12 प्रस्ताव इस विषय को लेकर मैं स्वयं लिखा था। मेरे पहले भी कई प्रस्ताव हुए थे। पिछले 70 साल में इतने बार इस विषय को लेकर हम चर्चा करते रहे, इसको हटाना चाहिए बात कहते रहे। तो हम सबके लिए एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि हमने जिस चीज को एक विचारधारा का एक मूल स्तंभ माना था, एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा माना था, उस एजेंडा को हमने हासिल किया। हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य और आनंद का विषय जरूर है। पर मैं मानता हूं कि हम मेरे सामने जो बैठे हैं आपके लिए केवल कोई पॉलिटिकल या आइडियोलॉजी मात्र नहीं था, आपके लिए तो ये जीवन का संघर्ष रहा है, क्योंकि इसके जो दुष्परिणाम थे, गलत परिणाम थे, उसको झेलने वाले और उसके खिलाफ संघर्ष करने वाले लोग यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं। आपके लिए आपके जीवन के संघर्ष का एक साकार होने का दृश्य और उस दिन को आज आप देख रहे हैं। आपके लिए ये बहुत कितना आनंद का विषय होगा मैं समझ सकता हूं, इसकी मैं कल्पना कर सकता हूं। वैसे तो मैं जम्मू कश्मीर के प्रदेश के भाजपा इकाई को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं।
कि इस प्रकार के एक आयोजन की कल्पना की गई थी यहां, कि वास्तव में जिन्होंने इसके लिए पहले दिन से संघर्ष किया था, उसमें कई लोग आज नहीं रहे हैं। जैसा अशोक जी ने कहा, आज कई लोग नहीं रहे हैं, उनके वंशज परिवार के लोग हैं यहाँ, पर कुछ लोग हैं जो उस समय संघर्ष के जीते जागते प्रत्यक्ष साक्षी थे, उसमें भाग भी लिए थे। ऐसे सभी महान भावों को एक साथ लाकर आज आप सबको सम्मान करने का आयोजन यहाँ किया गया था। ये बहुत अच्छी कल्पना है, इसके लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष और सभी टीम को पूरी पूरी साधुवाद देता हूं। आज जब ये सारा सब कुछ हुआ है, तो देश में कई कार्यकर्ताओं से मिलते हैं या सामान्य जनता से भी मिलते हैं, तो एक प्रश्न पूछते हैं कि भाई इतना बड़ा संघर्ष हुआ, इतने लोग बलिदान किए। मैं अभी लद्दाख में था, कल आजादी का पहला आजादी का दिवस ड्यूटी के रूप में लद्दाख मना रहा था, तो मैं लेह में था। बहुत ही आनंद था, बहुत उत्साह था। एयरपोर्ट से मुझे सीधा एक स्थान पर लेके गए जहां एक समाधि का स्तूप बना हुआ था। 4 युवक जो ये धारा 370 के खिलाफ संघर्ष करते हुए बलिदान दिए थे 1989 में। तो यहां भी, कश्मीर में भी, उधर लद्दाख में भी, सब जगह लोग बलिदान देते रहे। 52 में बलिदान दिए प्रजा परिषद के नाम से, बाद में जाकर जनसंघ के नाम से संघर्ष किया, बीजेपी के नाम से संघर्ष किया, संघ की ओर से संघर्ष हुआ, संघ चालकों को मारा गया, अनेक प्रकार के बलिदान हुए। इतना बड़ा संघर्ष चला, पर जब 370 हटी तो 48 आवर्स में हट गई। जैसा अभी अशोक जी कह रहे थे, हमको भी नहीं लगता था कि ये हो जाएगा ऐसा। जब हो गया तो सब लोग अपने आप को पिंच कर रहे, तो हम सच ही तो हुआ है या कोई स्वप्न में तो नहीं है, सच में हट गया। तो किसी ने हमको, कई लोगों ने हमसे पूछा कि भाई इतना आसान है तो 70 साल क्यों लगा? तो मैंने उनको कहा 70 साल नहीं लगा था, इसके लिए एक मोड़ी लगा था। एक ऐसा नेतृत्व जिसको कन्विक्शन भी है, पर साथ में करेज ऑफ कन्विक्शन है। करेज ऑफ कन्विक्शन यानी एक संकल्प शक्ति भी है। ऐसा एक नेतृत्व इस देश के सामने है। तो इतना बड़ा जो माना जाता था कि भाई इसके लिए और कितना संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसी धारा को हम आज समाप्त किए हैं। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव जम्मू के दौरे पर हैं और आज उन्होंने वहां पर जो बीजेपी कारकुन हैं उनसे भी खिताब किया है और इस मौके पर दफ़ा 370 की मनसूखी के ताल्लुक से उन्होंने वहां बात की है और साथ ही साथ वो दफ़ा 370 की मनसूखी से होने वाले फ़वाइद के ताल्लुक से आवाम से भी मुलाकात करने वाले हैं, आवाम से भी बात करने वाले हैं। लगातार उनके इस दौरे पर न्यूज़ 18 की भी नज़र बनी हुई है। एक और अहम खबर, रामपुर के रुकन पार्लियामेंट आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट की दीवार आज गिरा दी गई। आजम खान पर इल्जाम है कि उन्होंने महकमा सिंचाई के नाले पर यह दीवार बनवाई थी। महकमा सिंचाई और इंतजामिया ने इस सिलसिले में आजम खान को नोटिस भी दिया था। शिया रहनुमा शेख ज़गज़की नाइजीरिया वापस लौट गए हैं। तशफ़ी बख्श इलाज न होना वापसी की वजह बताई जा रही है। उनका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा था। शेख ज़गज़की दरगाह शामरदान में आज नमाज जुमे की इमामत करने वाले थे। आपको बताएं कि जुमेरात को मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मेदांता अस्पताल जाकर शेख ज़गज़की की मिजाज पुरसी भी की थी। नाइजीरियाई अदालत की इजाज़त के बाद ज़गज़की अपनी अहलिया के साथ चंद रोज़ पहले ही इलाज के लिए हिंदुस्तान आए थे। 4 साल पहले शेख ज़गज़की नाइजीरियाई फ़ौज की कार्रवाई में शदीद ज़ख्मी हो गए थे। फ़ौजी कार्रवाई में ज़गज़की के सैकड़ों हामी और उनके कई बेटे हलाक हो गए थे। 4 साल से वो नाइजीरिया में जेल में बंद थे।
खबर तेलंगाना से है, जहां बालाई इलाकों से आ रहे इजाफी पानी के सबब कृष्णा नदी की सतह में इजाफा हो गया है। पल्ली चिंताला से रोजाना 8 लाख क्यूसिक पानी प्रकाशम बैरेज में छोड़ा जा रहा है। इसके सबब विजयवाड़ा और उसके करीबी अजला के कई देहातों में पानी दाखिल हो गया है। प्रकाशम बैरेज के उहदेदार 7 लाख क्यूसिक पानी को समुद्र में छोड़ रहे हैं। अब तक 90 टीएमसी पानी समुद्र में छोड़ा जा चुका है। कई देहात अब भी जेर-ए-आब हैं। और वहीं बारिश के पानी के तेज बहाव से नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद बेघर हैं। लंका ओरेन मल्ला इलाके के लोग सड़कों पर अपने साजो सामान के साथ रहने पर मजबूर हैं। मुतासिरीन ने हुकूमत से उनकी मदद करने की अपील की है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।